आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन जो थ्योरी होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं सरल टक्करवाद सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कोलिजन थ्योरी। तो देखिए, कोलिजन जो थ्योरी होता है, इस थ्योरी के अंतर्गत अर्थात जो टक्करवाद सिद्धांत होता है, टक्करवाद सिद्धांत क्या कहता है कि जो एक कोलिजन थ्योरी है ये हार्ड स्पेयर मॉडल पर आधारित है। कोलिजन थ्योरी अर्थात जो टक्करवाद सिद्धांत है ये हार्ड स्पेयर मॉडल पर क्या है, आधारित है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दी सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन दी हार्ड स्पेयर मॉडल। ये टॉपिक का नेम है हमारा सरल गोले मॉडल के आधार पर टक्करवाद सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है यहाँ पे, द कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द हार्ड स्पेयर मॉडल। ये जो कोलिजन थ्योरी है ये हार्ड स्पेयर मॉडल पर आधारित है, अर्थात टक्करवाद जो सिद्धांत है एक कठोर गोलाकार मॉडल पर आधारित होता है। इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी में मॉलिक्यूल्स आर ट्रीटेड, अणु जो होते हैं वो ट्रीटेड व्यवहार करते हैं एज रिजिड स्पेयर, एक कठोर गोलाकार रूप में। तो जो कोलिजन थ्योरी होती है, इस कोलिजन थ्योरी में जो अणु होते हैं वो एक रिजिड स्पेयर की भांति अर्थात गोलाकार जो कठोर दृढ़ पिंड होता है उसकी भांति ये क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और यहाँ पर जो कोलिजन थ्योरी होता है इसमें टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके मध्य में यहाँ पे कोलिजन होती है, टक्कर होती है। तो फर्स्टली कोलिजन जो थ्योरी है इसमें आपको बताना है कि द सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन द हार्ड स्पेयर मॉडल। सरल जो टक्करवाद सिद्धांत है ये कठोर गोले मॉडल पर आधारित है। द कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द हार्ड स्पेयर मॉडल। कोलिजन जो थ्योरी है वो दृढ़ गोलाकार मॉडल पर आधारित है। और ये थ्योरी क्या कहती है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रेट करते हैं रिजिड स्पेयर। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु जो होते हैं एक रिजिड स्पेयर की भांति बिहेव करते हैं। और यहाँ पर कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बिटवीन, उनके मध्य में यहाँ पे कोलिजन होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके पश्चात जो कोलिजन थ्योरी है वो क्या बताती है कि यहाँ पे कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है वो संभव नहीं हो पाती है, अर्थात नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जो क्रियाकारक अणु हैं, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं, उनके बिटवीन, उनके मध्य में इफेक्टिव जो कोलिजन होता है अर्थात प्रभावी जो टक्कर होता है वो नहीं होता है, तब तक कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड अपन ने यूज किया था, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव जो कोलिजन होता है अर्थात प्रभावी जो टक्कर होती है उसका मीन्स क्या होता है कि इफेक्टिव जो कोलिजन होता है इनमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी या एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है उससे ग्रेटर एनर्जी कोई
एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं और यहाँ से एक इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्रोडक्ट का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इफेक्टिव जब कोलिजन होगा तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो मॉलिक्यूल होता है उसकी एक्टिवेशन, उसकी जो एनर्जी का मान है वो एक्टिवेशन एनर्जी की मान के इक्वल होनी चाहिए या उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, तभी इफेक्टिव कोलिजन पॉसिबल होगा और वहाँ से प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कोलिजन थ्योरी ये भी बताती है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे उनके मध्य में जो एक कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रहा है, वही पर्याप्त नहीं होता है। अर्थात रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है उससे प्रोडक्ट में परिवर्तित करने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनके मध्य में प्रभावी टक्कर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखिए इसको, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, टक्करवाद सिद्धांत के अकॉर्डिंग नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया टेक्स प्लेस अनलेस देयर इज एन इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होती है जब तक उनके रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनके मध्य में कैसी टक्कर ना हो, इफेक्टिव कोलिजन ना हो, प्रभावी टक्कर ना हो। और प्रभावी जो टक्कर होगा वो किस किस के मध्य में होगा, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मध्य में क्या होता है, प्रभावी टक्कर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे होना चाहिए, इफेक्टिव जो कोलिजन है उसका मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं या तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी ग्रहण करें या इससे क्या ग्रहण करें, ग्रेटर देन, अधिक ऊर्जा को क्या करें, ग्रहण करें और यहाँ से किस में बदल जाएं, प्रोडक्ट का क्या कर लें, यहाँ से फॉर्मेशन कर लें। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि जो कोलिजन थ्योरी होती है इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनके मध्य में कोलॉइड ही टक्कर जो होती है वही नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि इनके मध्य में कैसी टक्कर होनी चाहिए, इफेक्टिव टक्कर होनी चाहिए। अगर रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं इनके मध्य में यदि इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है तो यहाँ से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। Effective collisions means collisions that cause the reacting molecule to receive energy equal to or greater than activation energy। कोलिजन थ्योरी के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होती है जब तक उनके क्रियाकारक अणुओं के मध्य में इफेक्टिव टक्कर, प्रभावी टक्कर ना हो। इफेक्टिव टक्कर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं या तो एक्टिवेशन एनर्जी, ऊर्जा की इक्वल एनर्जी को एक्सेप्ट करें या इससे अधिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। दे आर कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ये किस में बदल जाते हैं, प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी इट इज़ नॉट अनफ फॉर ए रिएक्शन मॉलिक्यूल टू कोलोइड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल but an effective collision between them is very important। इसके पश्चात कोलिजन जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनके मध्य कोलोइड होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। कोलोइड अगर उनके मध्य में हो रहा है तो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मध्य में
कैसी टक्कर होना चाहिए? इफेक्टिव टक्कर होना चाहिए। ये बात इसके लिए बहुत ही क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। अब इसके पश्चात यहाँ से हम कोलिजन जो थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से हम एक डायग्राम बनाते हैं। दो मॉलिक्यूल लेते हैं अपन रिजिड, टू रिजिड मॉलिक्यूल लेते हैं, अर्थात दो गोलाकार रिजिड मॉलिक्यूल लेते हैं अपन यहाँ से इस प्रकार से। इस प्रकार से दो मॉलिक्यूल अपन लेते हैं। ए मॉलिक्यूल ये हो गया और दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये बी हो गया, इस प्रकार से। अब इन दोनों के मध्य में यहाँ पे क्या होगी, टक्कर होती है। इन दोनों के मध्य में क्या होती है, यहाँ पे टक्कर होती है। और टक्कर को यहाँ पे मैं दर्शाने के लिए मैं इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में यहाँ पे अपन ने ए कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपन ने बी लिया। अब नॉर्मली क्या होगा, इनके मध्य में कोलिजन नहीं होगा। इनके मध्य में कोलिजन करवाने के लिए यहाँ से हमें एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल एनर्जी या उससे ग्रेटर एनर्जी इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इसके पश्चात ये दोनों आपस में पास पास आएंगी और पास पास आने के पश्चात इनमें क्या होगी, आपस में कोलिजन होगा, टक्कर होगा। इसीलिए ये जो सिद्धांत है इसको हम कोलिजन सिद्धांत अर्थात टक्करवाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के नीचे आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, कोलिजन बिटवीन collision between two reactant molecule। तो इस डायग्राम के नीचे आप रिटर्न कर सकते हो, कोलिजन टक्कर हो रही है बिटवीन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दो क्रियाकारक अणुओं के मध्य में टक्कर को इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को यहाँ से हम इस डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैंने आपको बताया, ये ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये दूसरा बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ये आपस में क्या होंगे, पास में आएंगी। जब इनको कौन सी ऊर्जा देंगे अपन यहाँ से, या तो एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल एनर्जी देंगे, एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है ये, इसके इक्वल एनर्जी देंगे अपन, या एक्टिवेशन एनर्जी से कैसी एनर्जी देंगे, यहाँ पे अपन अधिक एनर्जी जब हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं तो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनके मध्य में इफेक्टिव कोलिजन हो जाता है। और यहाँ पे जो टक्कर होती है वो किस प्रकार से होती है, इस टक्कर को इस डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ पे मैं इसके मैथमेटिकल प्रारूप की बात करूँ तो ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। आपको हेडिंग डालना है कोलिजन थ्योरी। इसके बाद यहाँ से आपको ये वाला पेज रिटर्न कर देना है। इसके पश्चात ये वाला पेज आपको रिटर्न करना है।
नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला पेज रिटर्न कर देना है और इसके नीचे ये वाला जो डायग्राम है आपको बना देना है। या तो आप ये वाला डायग्राम बनाइए या फिर ये वाला डायग्राम, ये दोनों डायग्राम सेम हैं, इनमें से आपको एक डायग्राम इसके नीचे बना देना है। अब अपन बात करते हैं जो कोलिजन थ्योरी होती है। कोलिजन थ्योरी का जो मैथमेटिकल प्रारूप होता है वो क्या होता है, तो यहाँ से देखिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन। तो कोलिजन थ्योरी को समझने के लिए हम यहाँ से कोई भी एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे ए टू प्रोडक्ट। ए से किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ए जो रिएक्टेंट अणु है, इस ए रिएक्टेंट अणु से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, बी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सी ए जो है, मान लेते हैं इट सी ए इज मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पर सी ए क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, किसकी है, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए। तो यहाँ पे इसके मैथमेटिकल प्रारूप को समझने के लिए सबसे पहले अपन ने यहाँ पे एक रिएक्शन ली ए टू बी, यहाँ से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इट सी ए इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए रिएक्टेंट अणु जो ए है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे सी ए है। तो यहाँ से हम किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, मास एक्शन लॉ मैंने आपको बताया था क्या होता है। और मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, अर्थात जो लिक्विडिटी का नियम होता है उसके अनुसार, यहाँ से मैं यदि इसके लिए रेट रिटर्न करूँ तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा, dx/dt। और जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, जो रेट होता है मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग dx/dt जो होता है वो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट जो होता है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन के लिए क्या रिटर्न कर सकता हूँ, dx/dt प्रोपोर्शनल क्या हो गया, सी ए हो गया यहाँ से। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से रिमूव कीजिए आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से dx/dt इक्वल टू, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाया अपन ने, यहाँ से के एक स्थिरांक ले लिया और ये क्या हो गया, यहाँ से सी ए। अब यहाँ से जो ये सी ए है, इसकी कंसंट्रेशन जो है, सी ए जो है ये किसकी कंसंट्रेशन थी, ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे सी ए जो है वो ए रिएक्टेंट जो था उसकी कंसंट्रेशन है, इसलिए सी ए के स्थान पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के, और ये क्या हो गया, ए। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ dx/dt इक्वल टू के, और ये क्या हो गया, ए। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन।
अब इसके पश्चात यहाँ से देखिए आपको आगे क्या करना है। यहाँ पर के जो है, के किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे के यहाँ पे जो dx बाई dt है इसके यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यदि मैं यहाँ पे रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के मान को मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, अर्थात यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, लेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A इक्वल टू 1। तो A इक्वल टू 1 ले लिया अपन ने यहाँ से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, के। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया यहाँ से, 2। तो इक्वेशन फर्स्ट हमें यहाँ से रिसीव हुआ था, dx बाई dt इक्वल टू के ए। इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे ए का मान अपन ने 1 ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं कि dx बाई dt इक्वल टू किसके हो गया, के। अब यहाँ से इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि dx बाई dt क्या है, यहाँ पे dx बाई dt जो है वो रिएक्शन जो है, केमिकल जो रिएक्शन है उसकी रेट कहलाती है। के यहाँ पे क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ से आपको कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो उसके रेट कांस्टेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये तो एक जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसमें भाग ले रहा था तो उस दौरान की कंडीशन है ये। यदि यहाँ पे मैं बात करूँ कि जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 3 जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अणु हैं वो भाग ले रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, और इससे यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, यहाँ से फॉर्मेशन। तो यहाँ से मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये रिएक्शन अपन ने एग्जाम्पल के रूप में ली थी, ए से ए प्लस बी से बी प्लस सी से सी, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ से यदि मैं इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का मान निकालूं कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, मास एक्शन लॉ, अर्थात लिक्विडिटी जो नियम होता है, लिक्विडिटी लॉ या मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग मैं इस रिएक्शन के लिए रेट का मान निकालूँ। यहाँ पे मान लेते हैं ए जो है इसकी कंसंट्रेशन Ca है, बी जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, Cb है, और C जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं हम, Cc है। लेट मान लेते हैं ए की कंसंट्रेशन Ca है, बी की कंसंट्रेशन Cb है, और C की कंसंट्रेशन क्या है, Cc है। तो यहाँ से अगर हम रेट रिटर्न करें तो रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से dx बाई dt ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, Ca, और Ca की पावर क्या होगा यहाँ, स्मॉल a। इसी प्रकार Cb इसकी पावर स्मॉल b, C और इसकी पावर स्मॉल c। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ dx बाई dt प्रोपोर्शनल Ca की पावर a, Cb की पावर b, Cc की पावर c।
अब यहाँ से जो ये Ca है, ये जो Ca है ये किसकी कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन है। Cb जो है वो किसकी कंसंट्रेशन है, यहाँ बी की कंसंट्रेशन है। और Cc जो है वो किसकी कंसंट्रेशन है, यहाँ C की क्या है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ से मैं Ca के स्थान पे A पुट कर सकता हूँ, Cb के स्थान पे B पुट कर सकता हूँ और Cc के स्थान पे क्या पुट कर सकता हूँ, C। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, यहाँ से dx/dt इक्वल टू, ये क्या हो गया, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये क्या हो गया कि Ca के स्थान पे आप क्या रखोगे, a और इसकी पावर a। इसी प्रकार Cb के स्थान पे क्या रिटर्न करोगे, b और इसकी पावर b। Cc के स्थान पे क्या रिटर्न करोगे, c और इसकी पावर ये c। अब इसके पश्चात यहाँ से ए बी और जो सी है इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो यहाँ पर ए बी और सी की जो कंसंट्रेशन है उसके मान को अपन ने यहाँ पे क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब यहाँ से ये मान और ये मान, इसके मान को अपन ने यहाँ से 1 मान लिया। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या प्राप्त होगा, इनके स्थान पे 1 रखोगे तो dx/dt इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, k। यहाँ से हमें dx बाई जो dt है वो क्या प्राप्त होगा, k प्राप्त होगा। इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ये सेकंड हो गया था, थर्ड मान लेते इसको। इक्वेशन कौन सा हमें रिसीव हुआ, यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या प्राप्त हुआ हमें, यहाँ से dx बाई जो dt है इक्वल हो गया किसके, k के। अर्थात इक्वेशन नंबर थर्ड से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान होता है उसके रेट कांस्टेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। यही कोलिजन थ्योरी बताती है। तो यहाँ से कोलिजन जो थ्योरी है इसके मैथमेटिकल प्रारूप में सबसे पहले अपन ने ए से बी एक रिएक्शन ली। इस रिएक्शन के लिए मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, अर्थात लिक्विडिटी का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट किया। dx/dt प्रोपोर्शनल हो गया Ca। अब इसके पश्चात यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया, dx/dt इक्वल टू k Ca हो गया। इसके पश्चात Ca जो है वो एक ही कंसंट्रेशन था, तो यहाँ से अपन ने क्या रिटर्न कर दिया, Ca के स्थान पे यहाँ पे अपन ने क्या पुट किया, A कंसंट्रेशन। और इसके पश्चात A के मान को अपन ने क्या मान लिया, जो कंसंट्रेशन ऑफ A है इसके मान को क्या मान लिया, 1 मान लिया। यहाँ से A के स्थान पे 1 पुट किया अपन ने यहाँ पे, तो A के स्थान पे 1 पुट करने पर हमें इक्वेशन कौन सा प्राप्त हुआ, हमें यहाँ से dx/dt इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, k प्राप्त हुआ। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन कहलाता है, इक्वेशन 2 यहाँ पे कहलाता है ये। और इक्वेशन 2 जो है इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान होता है उसके रेट कांस्टेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। इसी प्रकार कोलिजन थ्योरी में, या अर्थात कोलिजन जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A, B और C लेते हैं। इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ से इनका जो मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग
अर्थात लिक्विडिटी जो लो है उसके अकॉर्डिंग रेट लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी प्रपोर्शनल सी ए की पावर ए, सी बी की पावर बी, सी सी की पावर सी। सी ए की जो कंसंट्रेशन है वो ए है, सी बी जो है उसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम बी की कंसंट्रेशन, सी सी को सी की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी। अब यहाँ से ए, बी और सी की जो कंसंट्रेशन है उनके मान को 1 ले लिया अपन ने। तो यहाँ से ये क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे इक्वेशन जो थर्ड है वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ जो रिएक्शन का मान होता है वो इसके रेट कांस्टेंट के क्या होता है इक्वल होता है। तो देखिए इसको आगे मैथमेटिकल फॉर्मेशन, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है मैथमेटिकल। यहाँ से सबसे पहले अपन ने एक रिएक्शन ली, देखिए यहाँ से A2 प्रोडक्ट, ए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है बी का क्या हो रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन, और बी यहाँ पे प्रोडक्ट का हमें क्या हो रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन। अब इसके पश्चात यहाँ पे ए से बी का जो फॉर्मेशन हो रहा है अर्थात ए रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है इससे बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि सी ए जो है अर्थात सी ए यहाँ पे है, सी ए को अपन ने क्या मान लिया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए। रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल ए है यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन को अपन ने यहाँ पे क्या मान लिया सी ए मान लिया। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी मोलर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है सी ए है किसी भी टाइम टी पर। तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से आप क्या लिख सकते हो ये यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा यहाँ से रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल ए अपन ने लिया था और उसकी कंसंट्रेशन क्या माना था अपन ने सी ए। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी ए। दिखाई दे रहा होगा आपको ये डी एक्स बाई डी टी ये क्या है यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल सी ए। अब यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे के एक स्थिरांक ले लेते हैं सी ए हो गया। अब इसके पश्चात सी ए जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए की। तो यहाँ से सी ए के स्थान पे आप ए लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के सी ए, और इस सी ए के स्थान पे अपन ने क्या रख दिया यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के, और सी ए के स्थान पे क्या रख दिया ए। अब आगे यहाँ पे ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ए जो है इसके स्थान पे अपन यहाँ पे क्या रख लेंगे 1 मान लेंगे। तो इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया इसका। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो हमें क्या प्राप्त हुआ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के सी ए, और इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ के ए। इसके पश्चात यहाँ से देखिए के इज प्रोपोर्शनल, देखिए इसको के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन इक्वेशन फर्स्ट,
के यहाँ पे क्या है, के इज ई प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में के यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक है, विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे के का मान है और रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है उसके नेचर पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी कोफिशिएंट इफ मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ए इज 1 एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। अर्थात यहाँ से अपन ने इक्वेशन जो फर्स्ट लिया था, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ से इसने क्या मान लिया, ए जो थी कंसंट्रेशन ए की, उसके मान को यहाँ पे 1 मान लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट में ए के स्थान पे आप यहाँ से 1 पुट करोगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन dx/dt। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होगा dx/dt इक्वल टू के। dx/dt का जो मान है वो किसके इक्वल हमें यहाँ प्राप्त होगा, के इक्वल यहाँ से हमें ये मान क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, देख लो आप, के इज ए प्रपोर्शनल कांस्टेंट इन इक्वेशन फर्स्ट विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर, इट इज शोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी कोफिशिएंट इफ मॉलिक्यूल concentration of A equal to 1 constant temperature the according इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से ए का मान 1 ले लिया अपन ने, तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ dx/dt इक्वल टू के। अब इस इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो, बताया था मैंने आपको कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन का मान उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ से 10 रिएक्शन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये बताया था मैंने। रिएक्शन रेट का जो मान है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेट कांस्टेंट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इफ़ देयर आर मोर देन 1 रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से अधिक रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं टेक पार्ट इन द रिएक्शन, उस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो वहाँ पे लॉ ऑफ जो मास एक्शन है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, अर्थात लिक्विडिटी जो नियम है उसके अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसकी जो रेट का मान होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगी उनकी कंसंट्रेशन का जो मान होगा उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। which are raised to the power equal to the numerical coefficient of the reaction considered as a chemical reaction। अब इस बात को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, और इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं वो अपन ने क्या लिया है, एक से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है, ए प्लस बी प्लस सी, और इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। इसके लिए मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट लिखना मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अपन ने रेट लिखा तो ये क्या हो गया, dx/dt प्रोपोर्शनल हो गया सी ए इसकी पावर ए, सी बी इसकी पावर बी, और सी इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी।
तो यहाँ से जब अपन ने इसके लिए मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, dx बाई डी टी प्रपोर्शनल सी ए की पावर ए सी बी की पावर बी सी सी की पावर सी। अब यहाँ से इसको प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से मैंने आपको बताया था, इसके बाद यहाँ पर एक सी ए के स्थान पे ए पुट कर दिया, सी बी के स्थान पे बी और सी सी के स्थान पे क्या पुट कर दिया, यहाँ पे सी। तो यहाँ से नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, डी एक्स बाई डी टी प्रपोर्शनल ए की पावर ए बी की पावर बी और सी की पावर यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, सी। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ, डी एक्स बाई डी टी प्रपोर्शनल ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी सी की पावर स्मॉल सी। प्रपोर्शनल साइन को जब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी और सी की पावर सी। स्मॉल ए है ये, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो यहाँ पे ये वाला जो पद है ये क्या है, कि ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी और सी की पावर स्मॉल सी। और इसका जो मान है वो किसके इक्वल है, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो इक्वेशन है ये ध्यान रखना है किस फॉर्म में है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी सी की पावर सी। इक्वेशन हमें यहाँ से कौन सा प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी सी की पावर सी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसके मान को यहाँ पे अपन ने 1 ले लिया। तो यहाँ से इसके मान को 1 लेने के पश्चात इसके मान को यहाँ पे 1 लेने के पश्चात यहाँ से हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो इक्वेशन क्या प्राप्त होगा, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, क्या प्राप्त होगा यहाँ से, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू किसके प्राप्त होगा, के की। डी एक्स बाई जो डी टी का मान है वो हमें यहाँ से किसके इक्वल प्राप्त होगा, के क्या होगा, इक्वल प्राप्त होगा। ये इक्वेशन यहाँ से कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार यहाँ से हमें 2 इक्वेशन प्राप्त होती हैं। तो यहाँ से देखिए, द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के कैन बी डिफाइन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट is equal to that rate of a reaction when concentration of the whole reactant is unity. Formation A and 2 are known as rate of reaction expression. और यहाँ से ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के विल बी इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन, इसके नीचे यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के इक्वेशन नंबर 3। अर्थात इक्वेशन नंबर जो 3 है वो क्या रिप्रेजेंटेड कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान होता है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया, यहाँ से देखिएगा किस प्रकार से रिटर्न करना आपको इसको। सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको कोलिजन थ्योरी, ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है।
इसके पश्चात ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न करना है। इसके पश्चात ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न करना है। इसके नीचे आपको ये वाला डायग्राम बना देना है। अगर ये पहले वाला डायग्राम आप उसमें बना रहे हो तो ये आपको नहीं बनाना है। अगर वो डायग्राम नहीं बना रहे हो आप तो ये वाला डायग्राम आप बना लेना। इसके पश्चात इसको आपको रिटर्न नहीं करना है। इसको भी आपको रिटर्न नहीं करना है। इसको भी आपको रिटर्न नहीं करना है। इसके पश्चात आपको नीचे हेडिंग डालना है मैथमेटिकल। इसके पश्चात यहाँ से ये वाला पेज आपको रिटर्न कर देना है। अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ dx/dt प्रोपोर्शनल CA और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके पश्चात ये वाला पेज भी आपको रिटर्न कर देना है। इसके पश्चात ये वाला जो पेज है ये रिटर्न करना है आपको। और इसके पश्चात ये जो लास्ट जो पेज है आपका ये भी रिटर्न करना आपको। यहाँ पे ये लिखने के पश्चात यहाँ तक ये रिटर्न करोगे आप। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के विल बी इक्वल टू रेट ये। और इसके नीचे आपको ये वाला इक्वेशन लिखना है dx/dt इक्वल टू के। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखने के पश्चात यहाँ से ये लाइनें आपको इसके नीचे रिटर्न कर देनी है। तो इसका हाफ जो मैथमेटिकल पोर्शन था ये यहाँ पे फिनिश होता है। और जो शेष इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन बचा हुआ है वो अपन कल की क्लास में देखते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।